है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में जिस कदर आऊंगा मैं दोपहर। जय हिंद एवरीवन, एंड योर स्टूडेंट्स, फायर हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स। दिस इज योर यूपीएससी इंडिया जीएट एजुकेटर कपिल गौर, ऑल सेट विद वेपन्स। मैं कपिल गौर आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म, अपने रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ फाइनल सिग्मा सेशन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को गुड बाय करने वाले हैं। और यहाँ पर इस सेशन में न्यूमेरिकल्स का द एंड होने वाला है। एकदम बढ़िया तरीके से गेम ओवर हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि इसके पहले वाले सेशन में फोड़ रखे हैं। आप जाना, बिल्कुल पुराना सेशन देख लेना। ये वाला जो वीक है जिसमें हमारी क्लासेस होने वाली हैं, बहुत खतरनाक तरीके से काफ़ी बढ़िया क्लासेस होने वाली है। एनडीए फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का रगड़ा, जो कि ये वाला सेशन है, जिसमें हाई लेवल के एकदम टॉप नॉच क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक दिन बाद 13 नवंबर, यहाँ पर थर्सडे के दिन एनडीए फिजिक्स मैग्नेटिज्म का एनकाउंटर हम लोग करने वाले हैं। एक वन शॉट में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म हम लोग खत्म करेंगे। 15 तारीख को यहाँ पर क्या होने वाला है, एनडी इंग्लिश का वॉइस का किलर शॉट आप सभी को मिलेगा। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल आप सभी के सामने। जल्दी अपन बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, मगर मैं अभी रिसेंटली हाल फिलहाल जो यूट्यूब के ऊपर मैंने सेशन लिए, वो जिसने भी नहीं देखे ना, जाकर देख लेना यार। जो पहली बार ये चैनल के ऊपर विजिट करा है, ठीक है, मतलब मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर जो अभी तक का कंटेंट डाला है, इट्स रियली रेवोल्यूशनरी, मैग्निफिसेंट, और बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो कि बच्चे यूज़ करते हैं इस कंटेंट के लिए। यहाँ पर ये वाला सेशन आप देख सकते हो, मॉडल्स देख सकते हो, वोकैबुलरी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, डे 1 एंड डे 2, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सेशन यहाँ पर डाले गए थे, ठीक है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया लेवल से हमने शुरुआत करी थी। मतलब बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करके शुरू करा था और एकदम लास्ट तक हम लोग लेकर गए थे। जिन्होंने भी ये जो 2 रेवोल्यूशनरी चैनल्स ज्वाइन नहीं करे हों, एक हमारी फैमिली कपिल भैया और दूसरी यहाँ पर मरून क्विज, दोनों के दोनों आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप सभी को, ठीक है, एक ट्रेलर आप सभी को मिल गया होगा वोकैब का, बल्कि कल से आप सभी को यहाँ पर रेगुलरली वोकैब यहाँ पर मिलने वाली है, और इसी वोकैब के टेस्ट आपको मरून क्विज पर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। और दोबारा मैं कहूँगा कि जिसने भी इसके पहले वाले सेशन नहीं लगाए, इलेक्ट्रिसिटी 1 एंड इलेक्ट्रिसिटी 2, यहाँ पर ये बिल्कुल लगा देना। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी 2 में, यदि आपको याद होगा, पोटेंशियल मेथड के ऊपर हम लोग कुछ एकदम खतरनाक वाले क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि ना ही सीरीज से सॉल्व होते हैं और ना ही पैरेलल से सॉल्व होते हैं। एनडीए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से लेवल मेरे को लग रहा है कि एनडीए 1 2026 में फिजिक्स का लेवल बढ़े, 2 बार से फिजिक्स का लेवल काफी नीचे आ रहा है यार। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यूपीएससी अपना लेवल इतना कम कर देगा। तो याद रखना, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एकदम वर्स्ट सिनेरियो के लिए अपन प्रिपेयर हो रहे हैं ये वाले सेशन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करेंगे वही वाली मेथड यूज जो अपन कल कर रहे थे। तो कल अपन क्या कर रहे थे, मतलब कल जो लास्ट वाले सेशन में कर रहे थे उसका नाम था पोटेंशियल मेथड। यहाँ पर क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा आप सभी को सर्किट दिख रहा है। यहाँ पर आप सभी को पता है, अब तक तो आप जान गए होगे, पहचान गए होगे कि ना ही ये सीरीज से सॉल्व होने वाला है और ना ही ये पैरेलल सॉल्व होने वाला है। क्लियरली आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों भैया? यहाँ से करंट, यदि आप एक फेक बैटरी भी डिजाइन करना चाहो, यहाँ पर यदि अपन ऐसे करके बैटरी भी, ऐसे सेल भी यदि आप यहाँ पर लगा दो, ये एक सेल आपने यदि ऐसे ऐसे करके ऐसे सेल लगा भी दिया ना, तो अब देखो करंट यहाँ से गया, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज में तो पक्की बात है नहीं, और पैरेलल का भी हमको क्लियर नहीं है। तो ये सीरीज और पैरेलल जब दोनों ही नहीं होते हैं ना, उस टाइम पर कभी आपको इस प्रकार का सिनेरियो दिया होता है, तो यहाँ पर अपन पोटेंशियल मेथड का यूज करते हैं। आप कुछ मत करो, ए का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आप सभी को बोला था, यहाँ पर ले लो आप वी, ठीक है, ये इस पॉइंट पर वी है, और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आपने कंसिडर कर लिया। अब आप मेरी बात सुनो सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। आप सभी को पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ फॉलो नहीं होगा। मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस आगे फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया, यहाँ पर एक रेजिस्टर आ गया, तो सर ये वाला रास्ता तो हमको छोड़ना पड़ेगा। अब आगे आ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, सर तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया वी, ठीक है, वी। अब आगे गए, मगर यहाँ तो रेजिस्टर आ गया, कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आपने 0 लिखा।
ऊपर गए ऐसे कर करके ये ऊपर जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो, यहाँ पर आए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। चलो ये तो ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है सर कि ये यहाँ पर v हो गया, 0 हो गया। मगर सर यदि अपन देखें कि ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर यदि v है तो यहाँ पर भी v होगा। ये येलो वाला है, ये v और 0 के बीच में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है सर। ये वाला जो है ये v और 0 के बीच में आ रहा है। बट व्हाट अबाउट दीज 3, इन तीनों का क्या? ये जो 3 है ये किसके बीच में आ रहा है यार? आप खुद सोचो, ये 0 इधर है तो आप ये 0 और आगे लेकर आओगे क्योंकि यहाँ तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये v को और आगे लेकर आओगे तो ये भी v हो जाएगा। समझ पा रहे हो? दोबारा बताऊं आप सभी को? बिल्कुल दोबारा। अब मैं दोबारा बताता हूं। तो जैसा क्वेश्चन गिवन था वैसा अपन दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। ये पूरा सब काट कर सिर्फ एक बार मैं आप सभी को आपकी क्लैरिटी के लिए दोबारा बता देना चाहता हूं कैसे हम ये क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन सर्किट हम सभी को दिया हुआ था। हम सभी को पता है, कपिल भैया ने बोला है कुछ भी नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना, बस एक काम करना है कि इन सारे के सारे क्वेश्चन में आप ए पॉइंट को ले लो v, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस v है, और जो b है यहां पर कितना है, 0। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पर है v, और ये वाला जो पॉइंट है यहां पर है 0। बिल्कुल, यहां पर एक जगह v है, एक जगह 0 है, यहां पर 0 है। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर आप आगे गए v नहीं होगा, नीचे गए यहां पर v हो जाएगा। इसके जस्ट आप ऊपर गए क्योंकि यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहां पर भी v हो जाएगा। बिल्कुल सर, v हो गया। ये 0 है तो यहां पर भी 0 हो जाएगा क्योंकि इस रास्ते में कोई भी रेजिस्टर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपोनेंट मतलब आप एक तरीके से रेजिस्टर कंसिडर कर सकते हो। आप यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 हो जाएगा। अब सारे के सारे रेजिस्टर हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब अपन इनको अलग अलग कलर से जरा बनाते हैं, ठीक है। ये वाला है येलो, ठीक है सर, येलो। दूसरा वाला ये है सर ग्रीन, ओके ग्रीन। ये वाला है स्काई ब्लू, ठीक है सर, ब्लू हो गया। ये वाला है सर ऑरेंज, ओके ऑल राइट, ऑरेंज हो गया। और अब बचा कौन सा है? अब बचा है ये वाला, ठीक है, ये पर्पल हो गया। आपको 5 रेजिस्टर आप सभी की स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। आप मेरे को बताइए पर्पल वाला किन दो के बीच में आ रहा है? सर V और 0 के बीच में आ रहा है पर्पल वाला। तो ड्रॉ कर दो भाई पर्पल वाला V और 0 के बीच में। ये करा, ये ऐसे गए, और ये पर्पल वाला आपने ड्रॉ कर दिया। अरे ये कैसा ड्रॉ हो गया? ये ड्रॉ हो गया, बिल्कुल सर ड्रॉ हो गया। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये V है और यहाँ पर ये 0 है। अब भैया ऑरेंज वाला देखो किसके बीच में आ रहा है? V और 0। अच्छा ये भी V और 0 के बीच में आ रहा है, तो कुछ मत करो, इसको भी V और 0 के बीच में कर दो। ये हो गया, ये भी V और 0 के बीच में हो गया। अब देखो आप कौन सा, स्काई ब्लू वाला, ये वाला V, ये V और 0 के बीच में आ रहा है, तो स्काई ब्लू वाला ये V और 0 के बीच में आ गया। अब ग्रीन वाला देखें अपन, ये जो ग्रीन वाला है ये V और 0 के बीच में आ रहा है, तो ये आया, ये भी V और 0 के बीच में आ गया, ठीक है। अब यदि अपन ऑरेंज ये येलो वाली की बात करें तो ये भी V और 0 के बीच में आ रहा है, तो ये भी V और 0 के बीच में आ रहा है। भैया इसका मतलब तो ये सारे के सारे पैरेलल हैं। अरे बिल्कुल, ये सारे के सारे पैरेलल हैं, ऑल आर पैरेलल, सारे के सारे पैरेलल हैं। बस आप लिख दो, ये जो येलो वाला है ये 2 ओम का है, जो ऑरेंज वाला है ये 4 ओम का है, जो पर्पल वाला है ये 1 ओम का है, जो ब्लू वाला है ये 12 ओम का है, और जो ग्रीन वाला है ये 6 ओम का है। तो कैसे सॉल्व करोगे? 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/12 प्लस 1/6। पैरेलल में तो ऐसे ही सॉल्व होता है। इन सभी का जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आने वाला है? 12 आने वाला है। 2 6 12, 4 3 12, और 12 यहाँ पर 1, और 6 2 12 आ गया। तो क्या आंसर आने वाला है? ये हो जाएगा 6 7 8 9, 12 और 9 20, 20 22 23 24, 24/12 हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 24/12 यहाँ पर हुआ, और ये किसके बराबर है? 1/R के बराबर। तो R की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5 ओम हमारा पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो? मतलब एनडीए का लेवल ये है, एनडीए का लेवल ये है, ठीक है, दिस इज एनडीए, ठीक है, और कंटेंट का लेवल ये है, ठीक है, जो मरून का जो लेवल है ना वो ये है। समझ पा रहे हो आप? समझो। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, ये वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पर सभी का रेजिस्टेंस कितना है? सभी का रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, और इसका भी R है, सभी का R है। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो B है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा,
ऊपर यहां पर भी बी हो जाएगा। मतलब यार पहले तो पोटेंशियल इसको दो कि कितना होने वाला है। जो ए के पास है वो कितना है v, और इस पॉइंट पर है 0, यहां 0 तो यहां भी 0, क्योंकि कोई भी रेजिस्टर बीच में नहीं आया। यहां भी 0, फिर आगे गए यहां भी 0, इतनी जगह 0 हो गया। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जो येलो वाला रेजिस्टर है ये किसके बीच में आ रहा है? ये V मतलब ए को अब मैं V बोलूंगा क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। ये V और इस सेंटर पॉइंट के बीच में आ रहा है। बिल्कुल सर, V और सेंटर पॉइंट के बीच में आ रहा है। अब यदि मैं ग्रीन वाली की बात करूं तो ये किसके बीच में आ रहा है? सर ये आ रहा है 0 और ये सेंटर पॉइंट के बीच में। ओके ऑल राइट सर। अब यदि मैं इसकी बात करूं ब्लू वाले की, ये किसके बीच में आ रहा है? 0 और सेंटर पॉइंट के बीच में। दोबारा सेंटर पॉइंट आ गया यहां पर। अब यदि मैं यहां पर एक दूसरे कलर की बात करूं, यदि मैं ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज किसके बीच में आ रहा है? ये 0 और सेंटर पॉइंट के, मतलब सेंटर पॉइंट सभी के बीच में आ रहा है। तो क्यों ना हम सेंटर पॉइंट को कुछ कंसिडर कर लें, अपन इसको x कंसिडर कर लें। बिल्कुल, तो ये दोनों के बीच में ये जो सेंटर पॉइंट है, इस यहां पर अपन ने करा कि यहां पर पोटेंशियल कितना है? x, यहां पर x है। तो एक पॉइंट हो गया भाई a, एक ये a हो गया, एक ये x हो गया, और एक क्या हो गया? b हो गया। x को बीच में इसलिए लिया क्योंकि वो बीच में आ रहा है, सभी के बीच में आ रहा है इसलिए। अब एक एक करके लगाते जाओ। ऑरेंज वाला x और 0 के बीच में, मतलब x और b के बीच में। तो यहां पर आप एक काम करो, a और b भी मत लिखो, यहां पर क्या लिखो? a को v लिखो और इसको 0 लिखो। ठीक है, क्लियर है? और बढ़िया क्लियर अंडरस्टैंडिंग। x यहां पर ऑरेंज वाला किसके बीच में आ रहा है? ऑरेंज वाला x और 0 के बीच में, तो ये लगा दो ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला हो गया। ग्रीन वाला अगेन x और 0 के बीच में। ठीक है, ग्रीन वाला x और 0 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ब्लू वाला किसके बीच में आ रहा है? ब्लू वाला आ रहा है x और 0 के बीच में। दोबारा ब्लू वाला x और 0 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब कहां बचा हुआ हमारा येलो वाला? येलो वाला किसके बीच में आ रहा है? येलो वाला आ रहा है सर x और v के बीच में, तो ये येलो वाला लगा दो। तो अब तो यार सवाल ही खत्म हो गया, अब तो सवाल ही खत्म हो गया। ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, R R R। तो मैंने पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था? यदि सेम रेजिस्टर्स, सुनना मेरी बात, यदि सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो उन सभी का रेजिस्टेंस कितना है? जैसे यदि मैंने बोला ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब आप सभी को दिख रहा है, इन सभी का tan है, tan है, tan है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कितना होगा? एक का है 10 और कितना है टोटल? अपॉन 3, तो 10/3 आ गया। इसका इक्विवेलेंट 10/3 होगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? ये 3 है, कितने का है? R का है, और टोटल है कितने? 3, तो R/3, और इसका कितना है? R। तो अब दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो R + R/3 कितना हो जाएगा? 4R/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इतना सिंपल सवाल था ये। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब लग रहा है कि सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है? क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसा होने वाला है। आप एक बात सुनिए, ये जो ए है, आपने इसको क्या करा? आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो आपने इस पॉइंट को वी बनाया, आपने इस पॉइंट को 0 बनाया। तो अब आगे यहां भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये कंपोनेंट आ गया, यहां भी नहीं बढ़ सकते, ये आ गया, यहां भी नहीं बढ़ सकते तो ये आ गया। आगे अपन बढ़ ही नहीं सकते, और ना ही अपन वी वाले पोटेंशियल डिफरेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने वाला है। ऑरेंज वाला किसके बीच में आ रहा है? सर 0 और इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला ये किसके बीच में आ रहा है? इसके और ये ऊपर वाले के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को बताओ ब्लू किसके बीच में आ रहा है? सर ये ए और नीचे वाले के बीच में आ रहा है। अब मेरे को बताओ ऑरेंज वाला किसके बीच में आ रहा है? ये बीच वाले और इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, ये तो हमको पता है। अब एक बात बताओ, ये दूसरा अपन बना लेते हैं, कौन सा वाला? गोल्डन, नहीं ये वाला, ये किसके बीच में आ रहा है? यार है इसके और इसके बीच में। आप एक बात मेरे को बताओ, अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितनी भी वर्टेक्स आपको यहाँ पर, या वर्टेक्स देख लो या फिर पॉइंट बोल दो, इसका आपको रेजिस्टर पता है, आपको रेजिस्टेंस किस किस का पता है? इसका पता है, सेंटर का पता है। क्या आपको ऊपर वाले का पता है? नहीं पता है, तो आप ऊपर वाले को कंसिडर कर लो x। तो इसका x है तो इसका भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका भी x हो जाएगा। तो बच्चे जब इसका भी x हो जाएगा ना, तो आप एक काम कर सकते हो बहुत ही प्यार से, क्या? अब आप ड्रॉ करना चालू कर दो। कैसे? a b x। ठीक है, ये a हो गया, ये बीच में x आ रहा है, और यहां पर ये b हो गया। अब मेरी बात सुनना, जो ग्रीन वाला है ये किसके बीच में आ रहा है?
ए और एक्स के बीच में आ गया, ठीक है। जो येलो वाला है ये किसके बीच में आ रहा है, ये बी और एक्स के बीच में, ठीक है सर। अब ये जो ऐसा स्पार्कल वाला है ये बी और एक्स के बीच में, ये आ गया, ठीक है। अब जो ब्लू वाला ये किसके बीच में आ रहा है सर, ए और एक्स के बीच में। इसको नीचे करता है, मेरी मर्जी, क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ये ऐसा हो गया। अब बच्चा कौन सा, 1 2 3 4 सारे हो गए क्या, अरे एक बच रहा है ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में। तो भाई ये तो मतलब यूनिवर्सल है, यहां पर ऑरेंज वाला आ रहा है यार। अब कैसे करें, अरे बहुत आसान है, सभी का रेजिस्टेंस आर है। आप एक बात देखो, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। तुम एक बात बताओ, इसका ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, R/2, ठीक है। मैंने बताया अब भी ट्रिक। इसका कितना होने वाला है, इसका होने वाला है कितने का रेजिस्ट, मतलब सारे। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, देखो कभी भी पैरेलल में सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका रेजिस्टर सेम है, कितना है, R है, और कितने हैं, 2 हैं, अपॉन 2 कर दो, ये निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका। तो सर ये तो ऐसी कंडीशन हो गई कि ये R/2 ये आ गया, ये R/2 आ गया, और सर ये R/2 दोबारा यहां पर आ गया, ठीक है। ये R/2, ठीक है। और ये A है और ये B है, ये पॉइंट है, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट है, ठीक है। नहीं तो आप सभी को सीरीज में कर दो, और ये A और B के बीच में ये आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये है R। अब आप इन तीनों को सीरीज में नहीं कर सकते हो क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों के दोनों तो सीरीज में है ना। R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा, R, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, R बनेगा। और ये R और R दोनों काय में है, पैरेलल में है। जब दोनों के दोनों पैरेलल में है तो दोनों सेम है, मतलब R, और कितने हैं, 2 हैं, मतलब R/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया, इतना आसान सवाल था ये, इतना आसान सवाल कर लिया आपने। हाँ, तो कोर्स के बारे में था यार, कि जिसको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, सर कोर्स कैसे करना है, कोर्स में क्या बताते हो। ऑलरेडी यहाँ पर आप चैनल के ऊपर जाएंगे, सरप्राइज वाला वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर आपको पता चलेगा। पूरा कोर्स करवा रहा है मैथ्स और जीएटी का, ND1 2026 का। आपको यहाँ पर जीएटी का जो है, मेरी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर होने वाली हैं, मगर इसके एनोटेट PDF, शॉर्ट टेस्ट, मॉक्स, ठीक है, रिविजन कैप्सूल, सेशंस, मेंटोरशिप, ठीक है, इंटरेक्शंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, सपोर्टिंग टीम का एक्सेस, ये सारे के सारे हमारे सिर्फ मरून वॉरियर्स को मिलने वाला है, ठीक है। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये सारे के सारे एल्बम्स आपको बने हुए दिख रहे हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर टास्क ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सारे के सारे सिर्फ मरून वॉरियर्स को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा, और इसकी प्राइस मात्र 899 रुपये है, आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यदि ये फोटो भी आएगी ना तो मैं स्किप कर दूंगा भाई। यहाँ पर देखो आप, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, इसका तो सर सवाल भी आ रखा है इसका तो सवाल भी आ रखा है, मतलब ये है क्या, ये है क्या, इसमें हो क्या रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्टर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल सर। आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बिल्कुल सर। और इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सर, इन्फिनिटी तक दिख रहा है। तो एक चीज आप इसमें देख रहे हो, हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है। तो सर हमने सीरीज का निकालना सीखा, पैरेलल का निकालना सीखा, अभी पोटेंशियल मेथड का यूज करके निकालना सीखा, जो सीरीज और पैरेलल दोनों में नहीं है, मगर उनको बना देते हैं अपन सीरीज और पैरेलल में। सर ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन का कैसे निकालें, कुछ भी नहीं करना है। आप मेरी बात सुनो, कभी भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो हमेशा इस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज मिलने वाली है, क्या, वो की है पेयर, ठीक है। आपको मिलेगा पेयर, ठीक है, आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब पेयरिंग आपको फाइंड करनी है कैसे। अब यदि मैं आपको यहाँ पर पेयरिंग बताऊं, पेयरिंग कैसे, इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, देख रहा है, समझ में आ रहा है, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग, मतलब समझ में आ रहा है, ये पेयरिंग, फिर ये पेयरिंग, फिर ये पेयरिंग, मतलब अलग अलग पेयरिंग आपको दिख रही है, किस तरीके से यहाँ पर ये जा रहे हैं। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब मेरी बात सुनना,
ऐसी कितनी पेयरिंग है सर? ऐसी तो इनफाइनाइट पेयरिंग्स है, ऐसी तो इनफाइनाइट पेयरिंग है। यदि इनफाइनाइट पेयरिंग में से मैं एक पेयरिंग हटा दूं, समझ रहे हो, इनफाइनाइट है, यदि उसमें से एक पेयरिंग हटा दूं तो क्या उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा यार। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो, यदि तुम्हारी सैलरी, ठीक है, मानकर चलो, यदि तुम्हारी सैलरी महीने की, यदि तुम ऐसा करो, दिन का यदि तुम 800 रुपए कमा रहे हो, दिन का 800 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, पर डे का 800 रुपए आप कमा रहे हो, यदि इसमें से मैंने 100 रुपए हटा लिए, माइनस 100 रुपए कर दिए, तो क्या आपको इंपैक्ट पड़ेगा? अरे भाई, पूरा का पूरा सिस्टम हिलने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ 800 कमा रहे हो। मगर यदि दिन की आपकी सैलरी 8 लाख है या फिर 8 करोड़ है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कमाते हैं दिन का 8 करोड़, ठीक है, इसमें से 100 रुपए हटा दोगे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनको? बिल्कुल उनको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, वो अगले दिन रिकवर कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? अब ये तो मैंने क्या बताया, 8 लाख 80 लाख ऐसा बताया। यदि इनफाइनाइट है तो उसमें से आप एक हटाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां तक तो क्लियर है सर, जो मैंने बोला इतना क्लियर है, पेयरिंग भी समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। अब अपन एक काम करते हैं, तो अपन थोड़ी देर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, पेयर अपन ने कंसिडर कर लिया, तो अपन करते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको अपन क्या लेट करते हैं, बी एक्स, अपन ने उसको एक्स लेट करा, ठीक है सर, एक्स लेट कर लिया। अब यदि अपन ने इसको एक्स लेट करा है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने एक्स लेट करा है, ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। आप एक पेयर देखा आपने, पहला पेयर ये और ये, आप ये दोनों को ड्रॉ करो, ठीक है, यहां पर बनाओ जरा, ये ए है, ये ए है, ये और ये बी है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने पूरे के पूरे में से ना ये एक पेयर को हटा दिया, बस ये एक पेयर को हटा दिया, जो पहला वाला पेयर है ना आपने वो हटा दिया। तो आप एक बात बताओ, जो बाकी का बचा हुआ है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है? अरे भाई, जब टोटल रेजिस्टेंस एक्स है तो उसमें से एक पेयर कौन सा वाला, ये वाला, यदि तूने हटा भी दिया तो बाकी का तो एक्स होने वाला है ना, जो कि ऑलरेडी तूने कंसिडर करा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने टोटल लिया एक्स कि भाई मेरा टोटल रेजिस्टेंस एक्स है, ठीक है, उसमें से तूने एक पेयर हटा दिया, कौन सा, ये वाला। अब बाकी का बचा हुआ जितना भी पेयर है उसका कितना रेजिस्टेंस होने वाला है? सर उसका तो उतना ही होने वाला है जितना टोटल, क्योंकि आपको कोई पीट कर चला गया, समझ रहे हो, आपको आया, दो लोग आए और खूब मार के चला गया, ठीक है, खूब मारा बहुत गंदी तरीके से, फिर साइड में आपके एक दोस्त खड़ा था, उसने बोला मैं भी एक मार लूं, आप क्या बोलोगे? भाई बाकी लोग इतना ठोक पीट कर चले गए, तू भी अपनी कसर उतार ले, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? उसी तरीके से यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पेयर पहला वाला हटा दिया, बाकी का एक्स हो जाएगा। तो बाकी का एक बात बताओ, इसका कितना है? ये जो आपको दिख रहा है ये आर है और ये आर है, ठीक है। तो अब आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? ऐसे फाइंड करना है कि आपको ये दोनों के दोनों पैरेलल में दिख रहा है, ये और ये बिल्कुल सर पैरेलल में दिख रहा है, तो निकालें इन दोनों का। तो 1 एक काम करते हैं अपन, 1/r' निकालते हैं, 1/r', तो क्या हो जाएगा 1/r', 1/r प्लस 1/x, ये किसके बराबर आ जाएगा 1/r', ये आ जाएगा r प्लस एक्स अपॉन आर एक्स। मतलब कि जो टोटल हमारा r' आ रहा है, ये कितना आ रहा है, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, यही आया, बिल्कुल सर, ये हमारा क्या आ गया दोनों का। तो अब हमारा नया डायग्राम क्या बनता है? नया डायग्राम ये बनता है कि ये ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, ये यहाँ पर आर हो गया, ये यहाँ पर ए आ गया, और उन दोनों को मिलाकर एक बन गया ये, और यहाँ पर तो हमारा बी था, ये था, और इन दोनों को मिलाकर जो r' बना उसको r' लिख दो, r', और ये कितना है, ये आया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स बन गया। तो अब दोनों तो सीरीज में है, दोनों सीरीज में, अब पूरे का, अब आप एक बात बताओ, दोनों सीरीज में, दोनों का सम कर दें? बिल्कुल सर कर दो। और दोनों का सम करेंगे तो क्या निकलेगा? दोनों का सम करेंगे तो हम क्या निकलेगा सर? टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
किसके बराबर होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। और एक बात बताओ, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तो हमने एक्स कंसिडर करा था, तो अब वाई डोंट वी कंसिडर दिस पार्ट एज वेल। ये हो गया एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। एलसीएम ले लो आप, आर प्लस एक्स, तो आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। एक आर एक्स से ये वाला आर एक्स सेम है, तो अब क्या बन गया, अब फाइनल निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर एक्स, ठीक है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्या बनी, ये बनी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या है सर, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मीन्स ए कितना है, ए सर 1 है, बी कितना है सर माइनस आर है, सी कितना है माइनस आर स्क्वायर, ये सी है। कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल किसको लेते हैं, आर को। आर आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आपका एक्स है, ठीक है, एक्स इज योर वेरिएबल। क्लियर है। अब क्या करना है यार, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, फॉर्मूले से निकालो। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एक्स। अब आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कर दो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी कितना होने वाला है, तो सर माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस बी मतलब आर, लिख दो, पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू माइनस, अरे माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस आर का स्क्वायर मत लिखना, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। अब इसके बाहर लगाना ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया क्लियर सर, मजा आ गया, माइनस आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन 2a, तो 2 1। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे r प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर क्योंकि माइनस आर का स्क्वायर है, बिल्कुल सर। ये माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन 2, हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, r प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर मतलब 5r स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2, ये आ गया। तो आया क्या, r प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन 2, अपॉन में 2 आया, बिल्कुल यही आया। r को बाहर ले लो, r प्लस माइनस, ये r बाहर चले जाएगा, r रूट 5 अपॉन 2। तो दो चीजें आई यहां से, r कॉमन ले लो आप, एक काम करो, r कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक आई r 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दूसरी क्या आई r 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। आप एक बात बताओ, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होगी ना, तो ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 नेगेटिव होगा ना, ये वाला पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा ये है, ये वाला नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आया, एकदम आसान था भाई, एकदम आसान, क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बस एक बार आया है, अभी 2024 में, है ना, 25 में भी नहीं आया, 24 में आया है, देख रहे हो, क्लियर है। चलो दोबारा एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैं थोड़ा तरीका बता दे रहा हूं, करना आप ही, ठीक है। पेयरिंग आपको दिख रही है, रिपीटेटिव पेयरिंग देखो सर, ये और ये इसकी पेयरिंग बन रही है, ये और ये, तो सर क्यों ना अपन एक पेयर को अलग कर ले, कौन सा पेयर करें, आखिरी वाला तो हमसे होगा नहीं, हमको पता नहीं इन्फिनिटी कहाँ है, तो हम पहले वाले पेयर को अलग कर लेते हैं, ठीक है सर। पहले वाले पेयर को अलग करा तो यू विल फाइंड जजमेंट कि ये है और
यहां पर ये है A और ये है B, ठीक है, ये है R और ये है R। क्लियर है? ऐसी पेयरिंग बन रही है भाई। अब बाकी का बचा हुआ कितना है वो तो कंसिडर अब लिखेंगे ना। आप क्या करो, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कितना X कंसिडर कर लो। तो बाकी का जो बचा हुआ है, यदि एक पेयर निकाल भी दिया तो उसका भी X रहने वाला है। ये दोनों काय में है, सीरीज में है, तो दोनों को कैसे लिखोगे, R प्लस एक्स लिख दो। ये A है, ये B है, ये R है, और यहां पर लिख दो ये R प्लस एक्स। अब ये दोनों बताओ, ये दोनों पैरेलल है? बिल्कुल सर पैरेलल है। तो दोनों का सम करोगे तो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि x के बराबर है, जो कि x के बराबर है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 1/x, समझ रहे हो, कर दो 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/r। रुको एक मिनट, दोनों को जवाब करोगे कि भाई 1/r प्लस 1/r प्लस x लोगे तो क्या आएगा, 1/r डैश आएगा, मतलब 1/x आएगा। तो ये क्या कैसे निकालोगे, r प्लस एक्स प्लस आर, ऐसा होगा, और ये हो जाएगा r मल्टीप्लाई बाय r प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, ऐसा होगा। बिल्कुल सर, कर लो सॉल्व, अब करो, चलो। इसका मल्टीप्लाई सीधे सीधे करवा दे रहा हूं यार, सुनो, r स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स से आर एक्स कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। बस फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसा लगा तरीका, है कि नहीं दम, ठीक है, एकदम आसान तरीका है, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। एक बार आया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, आप सभी को बताया यार, छुड़वाना मेरे मतलब दिमाग में नहीं रहता है, करवा रहा हूँ तो मैं एक लाइन से सारी चीजें करवा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब करने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे भाई स्लाइड खाली है यार, ऊपर नीचे की, कुछ तो लिख देता, चलो खुद से लिखना पड़ेगा अब व्हीटस्टोन ब्रिज पहले से ड्रॉ नहीं है, चलो कोई नहीं, मजा तो तभी आता है जब खाली स्लाइड और लिखो, भरी स्लाइड में तो कोई भी बता देता है समझ आके। ठीक है, चलो करें। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ठीक है सर, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल। ठीक है, गेहूं के पत्थर से बनने वाला ब्रिज। अरे नहीं यार, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बताऊं क्या है यार, एक स्टाइल है, एक डिजाइन है, सही बताऊं, एक डिजाइन है, काई की डिजाइन है, 4 से 5 रजिस्टर्स की डिजाइन, ऐसा करके बोल सकते हो, मतलब मैं एकदम फ्रैंक भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है, 4 से 5 नहीं, 5 से 6, 5 से 6 मिनिमम 5, 6 हो सकती है, मतलब 95% केस में 5, और जो रिमेनिंग 5% केस है उसमें छठवा भी आ जाता है। 5 से 6 रजिस्टर्स की एक अद्भुत डिजाइन, ठीक है, अद्भुत सही लिखा ना, अद्भुत डिजाइन, ठीक है, चलो अद्भुत होता है, अद्भुत होता है यार, सॉरी, अद्भुत डिजाइन, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे, कैसे डिजाइन कैसी होने वाली है यार, डिजाइन ऐसी होने वाली है, देखो डिजाइन बनाने में मजा तो बहुत आता है, ठीक है, ये है, ये ए, ठीक है, सुनो, डिंग 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 डिंग, यहां, ठीक है, इधर डिंग 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 डिंग, इधर, ठीक है। सर डिंग डिंग क्यों कर रहे हो, निंजा हथौड़ी देखकर आया हूं भाई मैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस हो जाते हैं लड़के, ठीक है। अरे पतंग बन जा यार, क्यों बेइज्जती करा रहा है बच्चों के सामने, चलो ठीक है।
बिल्कुल सर, ये बन गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, एक बीच में ये बना दो। नहीं, ये बीच वाला लास्ट में, ताकि अच्छे से समझ आए। एक ये पता ही है, ये पहले से स्लाइड्स चीजें इसमें लिखी होनी थी। अब कोई नहीं, मैं खुद से ही बना दे रहा हूँ यार, मेरे को तो याद है सब। ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये एक ही है, ठीक है। एक निकाल दो बीच में। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर डायग्राम देख के। ये आ गया बी। सर ये तो पतंग बना दिया आपने 5 रजिस्टर्स की, मेरी जान, बस यही है और क्या, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये है तुम्हारा R1, इसको कर लो R2। ये है R3, और सर ये बीच का जो है, इसको यार इसको R5 बोल दे भाई, ये ले R5, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। पता है व्हीट स्टोन ब्रिज, पता क्या होता है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये जो दिख रहा है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज है। मगर एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, लिसन टू मी केयरफुली। आप एक क्या करो, एक हाइपोथेटिकल बैटरी बना लो ऐसे दिमाग में, कि एक बैटरी दिमाग में, मतलब ये दिख रही है, वही मरून कलर से मैंने बना दी ताकि ज्यादा लोड ना लो आप, ठीक है। ऐसे मानकर चलो कि करंट है। अब सुनना मेरी बात। पता है व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको बेसिक बताऊं क्या है, एकदम यदि आपके मुंह पे बोल दूं कि ये ले भाई, ये है, नोट कर ले। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा ब्रिज है जिसमें ये जो मिड रेजिस्टर है ना, बीच वाला, यहां पर करंट फ्लो नहीं करता है। यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये है प्लस, ये है माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहां गया, यहां गया, यहां गया। जो करंट है वो क्या होगा, डाइवर्ट होगा। करंट यहां डाइवर्ट हुआ, यहां डाइवर्ट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां तो डाइवर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इस पॉइंट पर आने के बाद, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। इस पॉइंट पर आए अपन, ये वाले पॉइंट पर। अब यदि अपन इस पॉइंट पर आए तो सर करंट तो यहां पर तो आ गया, यहां तक आ गया। अब करंट नीचे भी जाएगा और करंट यहां भी जाएगा। अब डिपेंड काय के ऊपर करेगा कि करंट नीचे कितना जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस रेजिस्टर के ऊपर, इस रेजिस्टर के ऊपर, ठीक है, कि कितना रेजिस्टेंस ये उसको दे रहा है। अब मेरी बात सुनो, इस पूरे के पूरे केस में मैंने बोल दिया देयर विल बी नो करंट इन मिड रेजिस्टर। अब मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप सभी के सामने क्या लिख दी कि देयर विल बी नो करंट, ठीक है, पास्ड, नो करंट पास्ड फ्रॉम मिड रेजिस्टर, ठीक है। जो बीच वाला रेजिस्टर है ना, यहां से भाई R5 जो मिड रेजिस्टर है, यहां से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। सुनना मेरी बात बच्चे, एक बात मैंने आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूं, ठीक है। आज यदि आप कहीं दुनिया छोड़कर, ठीक है, ये दुनिया है, ये दुनिया छोड़कर यदि आप मेरे से पढ़ने आ रहे हो ना, ठीक है, क्यों पढ़ने आ रहे हो पता? क्योंकि हम, दुनिया और मेरे में फर्क है। क्या है? फर्क है। समझ रहे हो आप मेरी बात? दुनिया और मेरे में फर्क है। कुछ ना कुछ लगा होगा आपको मेरी टीचिंग स्टाइल में, मेरे को आपको लगा होगा, मेरे कंटेंट में लगा होगा, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं उस चीज से आपको लगा होगा। फर्क है, मतलब देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, ठीक है, देयर इज डिफरेंस बाकियों में और मेरे में। अब मेरी बात सुनो सभी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोग बुरा कर रहे हैं, मैं कभी ऐसा नहीं बोल, सब बढ़िया कर रहे हैं अपनी जगह, सब सब दो रोटी कमा रहे हैं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो सारे के सारे, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। करंट एक जगह से दूसरी जगह आता है, पता क्यों? क्योंकि डिफरेंस होता है। कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर अब यहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो ऊपर का पॉइंट है और ये जो नीचे का पॉइंट है, इन दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां है वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है। समझ रहे हो? जो यहां है और यहां है, तो यहां की चीज यहां पर क्यों ट्रांसफर होगी? समझ रहे हो? जो वहां है वो यहीं है, तो यहां से यहां क्यों ट्रांसफर होगा? करंट यहां से यहां ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो मानकर चलो ऊपर यहां पर एक्स है पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे है वाई, ऊपर एक्स और ये वाई, ठीक है। तो आप ऐसे बोल दो देयर, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज
V is same along X and Y, X और Y के बीच में V is same, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो यार अपन इसको हटा दे, इसको हटा दो, ये लो, इसको अपन ब्रेक कर देते हैं, ये लो, ये हटा दिया, इसको हटा दिया भाई, ये ठीक है, नहीं है अभी पार्ट, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे अब तो सर ये हट गया तो करंट ऐसे आया, यहां गया और सीधे यहां चला जाएगा, यहां से यहां आया, ये गया, यहां चला गया। तो आप एक बात बताओ, सुना मेरी बात ध्यान से, ये दोनों काय में है, सीरीज में आ जाएंगे क्योंकि सेम करंट ऊपर चला जाएगा। ये दोनों काय में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, बिल्कुल सीरीज में। इन दोनों का सीरीज जो निकलेगा, मानकर चलो कुछ भी निकला, आर ए और यहां पर निकला आर बी, ठीक है, आर ए और आर बी दोनों पैरेलल में होंगे, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताऊं आपको, बहुत प्यारी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हटा दे रहा हूं मैं, ये जो येलो वाला है, ये जो भी मैंने लिखा, ये येलो वाला हटा दे रहा हूं मैं थोड़ी देर, ये। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, कभी भी ऐसा हो रहा है ना, तो R1 अपॉन R2 का जो पोटेंशियल है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। यदि ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर देखो, ये जो है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो अब सर क्वेश्चन करवा दो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, कभी भी ऐसा है ना तो ऐसा आपको समझ आएगा। देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन का फंडा मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन में आपको सर्किट आया, ठीक है, सर्किट आया, सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आइडेंटिटी क्या है इसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि सर 5 रेजिस्टर्स होने चाहिए, 5 रेजिस्टर्स, ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, 6 मैं बता दूंगा एक कंडीशन, डोंट वरी। यदि 5 रेजिस्टर्स हैं, 6 रेजिस्टर्स हैं, यदि इतना यहां पर ऐसा सीन चल रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा दिख रहा है, वो सीरीज से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो पैरेलल से सॉल्व नहीं हो रहा, ना ही सीरीज है और ना ही पैरेलल है, समझ में नहीं आ रहा। उसमें पोटेंशियल मेथड लग सकती है, नहीं लग सकती, सुनना मेरी बात, उसमें लग सकता है, नहीं लग सकता है, वो अपन बाद में देखेंगे। जो अभी अपन ने V और 0 करा ना, वो लगाएंगे, वो तो अपन पोटेंशियल कंसिडर करेंगे, मगर ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्टली है। आप बस ये देखना, चेक क्या करना, आप चेक कर लेना कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है ना, तो R5 को वहां से हटा देना। आपका मिशन तो यही है ना, आपको क्या करना है, ये R5 को हटाना है, क्योंकि ये हटा दिया तो आपका सर्किट ही सिंपल। क्वेश्चन करें, ये लो, ये आ गया। सर ये तो सर पतंग बनी, अरे तो हर बार पतंग बनाकर थोड़ी ना देगा, कठिन दे देगा, है ना। आपकी किस्मत अच्छी रही तो पतंग बनाकर दे देगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा क्या है, मानकर चलो ये है R1, ठीक है, ये है R2, ये है R3 और ये है R4 और ये है R5, ठीक है। अब सर आपने अभी तो आपने ठीक है सर कर दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, तब आपने वैसे ही सीक्वेंस कर दिया, मगर पता कैसे चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करना है। अरे अभी अपन चेक कर रहे हैं, अभी अपन चेक कर रहे हैं। चेक कैसे करोगे, चेक ऐसे करोगे कि आप देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है क्या। सर R1 कितना है 2, R2 कितना है 1, R3 कितना है 4 और R4 कितना है 2। अरे तो सर ये तो एकदम सिंपल है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो किस बात की देरी है, किस बात की देरी है, बस चेंज कर दो इसको उसमें। ये अच्छा थोड़ा डायग्राम बना दूं, नहीं तो आप लोग हंसोगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये गया, ये R1, ये R2, R3, ठीक है। अब सुनना, ये देख लेना यहाँ पर कौन कौन से हैं। R1 कहाँ है, R1 ये, R2 ये, R3 ये, R4 ये और R5 ये, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने चेक कर लिया, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाला फॉलो नहीं होगा, तो इसको हटा दो, ठीक। यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसको हटा दिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल हटा दिया।
तो R1 कितना है 2 ओम, R3 कितना है 4 ओम, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये 2 ओम है। बिल्कुल सर। अरे ये हटाया था ना, हट जा प्रभु। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, अरे यार 2 और 4 कर लो कितना हो जाएगा 6, 1 और 2 कर लो कितना हो जाएगा 3, और 6 और 3 दोनों पैरेलल कर लो, तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 2 आ जाएगा आंसर 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे आप? इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितने 1 2 3 4 5, ठीक है सर। तो यहां कैसे करें सर? ठीक है, 5 तो समझ में आ गए, ये 5 है ना ही सीरीज है, तो 5 है तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। सर चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे, ये भी दिक्कत है ना। चेक कैसे करेंगे? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है v, यहां पर है 0। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 है, यहां पर कितना है v है, ये x कंसिडर करो और ये y कंसिडर करो। ठीक है, तो अब सर चेक कैसे करें? चेक कैसे करें? तो डायग्राम एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज का बनाकर देखें। व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना है? बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, ये है, ये और ये कैसे? ये बना यहां, ये बना यहां, ये बना यहां। ठीक है, ये बना यहां। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सारी के सारे, ये 5 बन गए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पॉइंट लो आप V मतलब A, ठीक है, ये वाला पॉइंट लो आप 0 मतलब B। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये वाला किसके बीच में आ रहा है सर? V और X के बीच में। तो आप एक काम करो, इसको X ले लो, इसको Y, ऐसे ही करते हैं। तो ये वाला R हो गया यहाँ। ठीक है सर, ये वाला किसके बीच में आ रहा है? ये V और Y के बीच में, तो V और Y यहाँ, ये R हो गया। ठीक है सर, जो ये वाला है, ये आ रहा है X और Y के बीच में R, तो ये R हो गया। ठीक है, ये वाला जो है ये किसके बीच में आ रहा है? X और 0 के बीच में, तो X और 0 के बीच में ये R यहाँ हो गया। ठीक है, ये वाला जो है ये किसके बीच में आ रहा है? ये Y और 0 के बीच में, तो ये R हो गया। तो आप एक बात मेरे को बताओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ, ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये, तो R/R इज इक्वल टू R/R है। तो क्या यहाँ पर फ्लो करेगा करंट? नहीं करेगा। ये हटाओ, ये हटाओ, इसका कनेक्शन ब्रेक करो, कनेक्शन ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा? ये R प्लस R कितना होगा? R प्लस R, ये ऊपर वाला 2R हो जाएगा। R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। तो दोनों पैरेलल में होंगे 2R, और कितने हैं? 2 2, तो 2 से 2 कैंसिल, R हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? सर आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े। कितनी देर का सेशन हो गया? 1 मिनट मेरे को चेक करने दो। 50 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात सारे के सारे, 6 का आ गया तब क्या करेंगे? एनडीए में मेरे को लग नहीं रहा है कि 6 में पूछे, जेई वगैरह में पूछ लेता है, मगर यार प्रिपेयर डायरेक्टली पूछ ले, चेक करने को बोल दे कि है कि नहीं। यहाँ पर देख लो, ठीक है, करवा दे रहा हूँ एक बार में। तो 6 का पूछे तो आप एक काम करो, देखो चेक कैसे करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। सबसे पहले ये वाला जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना, ये डायग्राम को उठाकर यहां बना दो। ठीक है, ये आपने डायग्राम बनाया, मतलब इसको रोको, मेरे को इरेज करने दो थोड़ा थोड़ा। आपने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ऐसा करा, ऐसे ये डायग्राम बनाया। ये है आपका A और ये है आपने B। आपने यहाँ पर वैल्यू रखने का सोचा, जैसे ये A है तो यहाँ V कंसिडर कर लो, यहाँ 0 कर लो, ये V यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये ऊपर क्या है? ये X है, ये यहाँ पर Y है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। रेजिस्टर देखो, ठीक है,
ये V है तो यहाँ पर ये V है, यहाँ पर भी V। तो पहला वाला जो रेजिस्टर है ये ब्लू वाला किसके बीच में आ रहा है? V और 0 के बीच में, मतलब V और 0 के बीच में। अभी रोको, ये अभी अपन लास्ट में देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला लास्ट में देखेंगे। आप ये वाला देखो, इसको पहले R लिख दें। ये वाला देखो, ये किसके बीच में आ रहा है? अपन इसको X मान लेते हैं और इधर ये वाले पॉइंट को Y मान लेते हैं। ये आ रहा है V और X के बीच में, ऐसे करके मानना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि X और Y, X और V के बीच में, तो ये वाला आ गया R। आप ग्रीन वाला देखो, ये X और Y के बीच में, तो ये ग्रीन वाला आ गया, ठीक है, ग्रीन हो गया। अब आप क्या करो, ऑरेंज करो, ये किसके बीच में? X और 0 के बीच में, तो X और 0 के बीच में ये R, R यहाँ पर आ गया। अब आप देखो येलो वाला कौन सा? ये V और किसके बीच में आएगा? Y के बीच में, तो V और Y के बीच में ये आ गया R, यहाँ पर आ गया। अब कौन सा बचा? अब बचा सर ये गोल्डन वाला, ये किसके बीच में आएगा? ये आ रहा है 0 और Y के बीच में, तो 0 कहाँ पर है? ये 0 और Y के बीच में, ये R आ गया, ठीक है। तो भाई, और ये जो ग्रीन वाला है ये भी R है। अब बचा कौन सा? एक ये वाला बचा है बस, ये स्पार्कल वाला, ये वाला, ये किसके बीच में? V और 0 के बीच में। तो सर V और 0, तो ये V है और 0 ये है, इसके बीच में कैसे आएगा? अरे बना तू, ये बना क्या, इसके ऊपर से निकाल दे। मैंने बताया था ना, वायर क्या ये जॉइंट नहीं है, ये इसके ऊपर से निकल रहा है, तो ऐसे करके निकाल दे, ये निकल गया, इधर आ गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर भी R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R अपॉन, ये तो सब कैंसिल, तो बिल्कुल ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपने चेक कर लिया, ये देखो R अपॉन R और ये R अपॉन R। तो आप ये सबसे पहले ये ग्रीन वाले को हटाओ, यहाँ से ये ग्रीन वाले का कैंसिल करो, ये ग्रीन वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपका जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा ना कि ये है, ये एक और ये दूसरा, ऐसे हो गया। नीचे वाला एक ऐसा हो गया, और ये दो हो गए, ये दोनों और ये दोनों। अब बचा बीच वाला, अरे तो बीच वाला को सीधा जोड़ो, ये बीच वाला यहाँ चला गया, ये R है, 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 ठीक है। इन दोनों का कितना हो जाएगा? 2R। इन दोनों का कितना हो जाएगा? 2R। इसका कितना हो जाएगा? R, ठीक है, R हो गया। तो 1 अपॉन R डैश निकालना है, तो 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R, 2R एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 2R, तो ये हो गया 2। तो फाइनली R बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। देखना जरा R बाय 2 है क्या? बिल्कुल, ठीक है, खत्म भाई। एक सिमेट्रिक वाला रूल और है, जब वो तब करवाऊंगा जब आखिरी में प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक वाला इतना आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना मेरी बात, एज इट इज सेम क्वेश्चन आएगा, एज इट इज सेम, ठीक है, एज इट इज सेम सवाल आपसे पूछेगा एनडीए में, यदि इतना हाई जाएगा ना, एज इट इज, ठीक है। तो प्रिपेयर रहना। ये जो आपको ऊपर कंडीशन करवाई ना, ये वाली तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछेगा आपसे, एज इट इज, दिमाग में रखो। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे यहाँ पर आपको ये कॉइल दिख रही है, आंखें खोल खोल कर देख लो, ये आप सभी को यहाँ पर कॉइल दिख रही है। इस कॉइल में जब करंट पास होगा, ठीक है, जब करंट पास होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये कॉइल क्या करेगी, करंट को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी। तो करंट फ्लो हो रहा है, ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है, ठीक है, ये रेजिस्ट करेगी उसको। तो यहां पर क्या होगा, करंट हीट अप करेगा। करंट क्या करता है, हीट अप करता है। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से, लाइक हाई रेजिस्टेंट वायर, जिसका रेजिस्टेंस हाई है, तो वहां पर जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद और हीट प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और पता है, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब पता क्या होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर,
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आया सर? ये आया कैसे? आया कैसे ये भी जरूरी है, चलो देख लो यार। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। ठीक है, आप सभी को पता है ये वर्क डन है। ठीक है, ये क्या है? वर्क डन। एंड वर्क डन, हीट भी एक तरीके से वर्क डन है, तो ये हीट कर ले अपन, तो हीट कर लेते हैं इसको। H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q, ऐसा हो जाएगा। आप सभी को पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर H इज इक्वल टू आई आर, और Q मैंने क्या पढ़ा है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये पढ़ाया है, ये पढ़ा है ना। तो ये Q क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I स्क्वायर RT, ये आ गया। ठीक है, डेराइव भी करवा दिया आप सभी को। तो ये यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, ये देख लो सेम। चलो अब आगे बढ़े। यहाँ पर जो ऊपर पड़ा, इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब कि ये बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रेजिस्टर में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, directly proportional to the resistance of a given current, directly proportional to the time for which the current flows। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई वाटर इज हीटेड विद अ कॉइल, आपने पानी को हीट करा कॉइल से ही हीट करते हैं ना, जिसमें रेजिस्टेंस आर है। द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड अपॉन, राइज ऑफ टेम्परेचर से आप क्या समझोगे? यहाँ पर लिखा है राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में बढ़ोतरी। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब कि हीट की बात कर रहा है वो, तो हीट जो है डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज नहीं सर, करंट के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो आंसर है 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पता क्यों? क्योंकि यार जब तक वोल्टेज नहीं रहेगा करंट कैसे पास करेगा, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। अपन ने जब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकाला था ना, तब सबसे पहले जो इसको डिराइव करने के लिए फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? V इज इक्वल टू W अपॉन Q लिखा था, जिसमें पोटेंशियल भी आ रहा था। तो समझो भाई वोल्टेज के ऊपर तो डिपेंड करेगा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक हिडन क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग में रखना। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है? 200 जूल की हीट दी है, तो आप सभी को हीट कितनी दी है? 200 जूल की, प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। बच्चे तेरे को टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 5 ओम रेजिस्टेंस। ओके, ऑल राइट। तो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, तो हीट गिवन है, तो इसलिए गिवन है ताकि इसका फॉर्मूला लगाना पड़े। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हमें R पता है, T पता है, H पता है, I नहीं पता। तो एक काम करते हैं, I निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि उसका करना क्या है। एक बार निकाल लेते हैं। I कैसे निकलेगा? H अपॉन R मल्टीप्लाई बाई T, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I का स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर देंगे बाद में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन R कितना है? R है 5, T कितना है? 10। इससे ये कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, ये 4 आ गया। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। क्लियर है? अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, V इज इक्वल टू आई आर। V चाहिए आपको, I कितना है? 2, और R हमको गिवन है कितना? 5। तो 5 2 ज़ा 10 V। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये तरीके से क्वेश्चन निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन लगा कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंप्लीमेंटेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। यार अ गिवन कंडक्टर, एक कंडक्टर गिवन है आपको, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर का उसमें करंट है, 1 एम्पियर का उसमें करंट है। एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 जूल, मतलब 2000 जूल की हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। यदि जो करंट पास हो रहा है उसको तुमने डबल कर दिया, तो अमाउंट ऑफ हीट कितना हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करा, मतलब यदि आपने हीट को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो ये भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 4000 इज करेक्ट आंसर, जो कि गलत है। क्यों? अरे भाई, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो कैसे। यदि अपन ने बोला आई इज इक्वल टू आई का स्क्वायर है, ठीक है, तो आई पहले तुम्हारा H, यदि तुम्हारा 2000 था, H था ये तुम्हारा, कब था? जब आई तुम्हारा कितना था? करंट कितना था? 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का स्क्वायर था, तब ये इतना था। अब जब तुम इसको 2 एम्पियर का स्क्वायर करोगे, मतलब ये 4 एम्पियर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यही होगा 2i स्क्वायर।
ये 4 एम्पियर का स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा ना, 4 का मल्टीप्लाई होगा। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पर समझो आप। सुनो, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। करंट आपने डबल करा है, जो करंट है बिफोर कितना है, आई, आई है। करंट आफ्टर बाद में कितना हो गया, 2i, ठीक है, 2i हो गया, ये सर 2i हो गया। तो आप एक बात बताओ, पहले था इसके लिए h इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ऐसा था, तो ये हो गया आई स्क्वायर। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, 2 टाइम्स ऑफ आई का होल स्क्वायर, मतलब 4i का स्क्वायर। मतलब हीट पहले कितनी थी, आई स्क्वायर, अब कितनी है, 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 का, तो 2000 का मल्टीप्लाई करना 4 से आ जाएगा 8000 जूल, समझे, यहाँ पर आ जाए ऑप्शन। क्लियर है, चलो ये देख लेना यार, जैसा भी हो, आपको बार बार बोलना ठीक है यार, और वो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, ठीक है, थोड़ी बहुत इंसानियत यदि हो तो आपके अंदर ठीक है, मेरे को आदत नहीं है यार बोलने की, माँ बाप ने भीख मांगना नहीं सिखाया है माँ बाप ने सिखाया है, यदि आप डिजर्विंग हो तो आपके पास लोग आएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। क्या लगता है, हूं कि नहीं मैं डिजर्विंग? सुनो मेरी बात, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर, ठीक है, पावर ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है। पावर पता क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, समझे आप। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, पावर को वॉट से डिनोट करता है। अब सुनो यहाँ पर, पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में एक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी कंज्यूम हुई, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 3 वॉट के, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बेहद बढ़िया तरीके से बता चुका हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए। 1 मेगावाट किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 6 वॉट के। 1 गीगावाट किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 9 वॉट के। क्लियर है, बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, ठीक है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है और प्रैक्टिकल नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो करते हैं जरा सवाल, इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूला ऑफ पावर, सीधे बता दूं या डिराइव करवाऊं? सर अब इतना करवा रहे हो तो थोड़ा डिराइव करवा के बता दोगे तो क्या चला जाएगा। करवा रहा हूं मेरी जान, रो मत सर मैंने कब बोला कि मैं रो रहा हूं, ये तो आप सोच रहे हो, कोई बात नहीं। देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, ये है यूनिवर्सल, जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिट है सर, बार बार बोलो मत आप ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। चलो, अब आप सभी को एक चीज पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पढ़ा है, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो लिखना जरा, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन T, ठीक है। ये लिखा आपने, बिल्कुल सर, ये लिखते, थोड़ा छोटा लिखें क्या, ठीक, बिल्कुल सर, ये छोटा हो गया। चलो बढ़िया, अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ये आया। अब आप एक काम करो, आपको V इज इक्वल, आपको
आप एक बात बताओ, यहाँ पर v है और यहाँ पर q है, ठीक है। आपने I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा है? बिल्कुल सर। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई टी। वैल्यू पुट कर देना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q कितना है? आई टी अपॉन टी। तो T से T कैंसिल। पहला दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, आप सभी की स्क्रीन के सामने ये प्रूव करवा दिया। अब सुनो मेरी बात, क्यों ना हम ये V में भी वैल्यू डाल दें, आई आर। तो दोनों की वैल्यू डालते हैं। P इज इक्वल टू V की जगह आई आर, आप सभी को होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू आई टी अपॉन ये T से T कैंसिल, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला आप सभी के सामने डिराइव। अब आप सभी ने एक चीज पढ़ी है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर पढ़ा है? बिल्कुल सर। P इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो इससे ये कैंसिल। तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। बात खत्म, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। कैसे याद करवा रहा हूँ? सुनो मेरी बात। पहले क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। दूसरा क्या है? वीआईपी फॉर्मूला, मतलब वीआईपी, वीआई इज इक्वल टू पी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वीआई। दूसरा क्या, तीसरा क्या है? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और तीसरा क्या, चौथा क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। क्लियर है? कभी भी करंट रहेगा ना, तो उसका पीछा कभी भी आर छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ऐसे करके आप समझ जाना। क्वेश्चन करते हैं, ये इसका पूरा डेरिवेशन यहाँ पर भी दिया है। यदि मेरी राइटिंग से किसी को नफरत है तो वो यहाँ पर देख सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप सभी की स्क्रीन पर है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट। ओके, मतलब V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। जब उसकी पावर कितनी थी? पावर थी 80 वॉट। ओके, जब उसको आप ऑपरेट कर रहे हो 110 वोल्ट पर, तो पावर क्या होने वाली है? तो सर एकदम घटिया सा क्वेश्चन है। P इज इक्वल टू वी आई, एकदम सिंपल फॉर्मूला आपने बताया है। इससे I निकाल लेंगे, P अपॉन V इज इक्वल टू आई निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा 220, ये कैंसिल, ये 4, ये 1 1, मतलब 4 अपॉन 11 हमारा I आ गया। तो अब हमको क्या चाहिए? P, तो V मल्टीप्लाई बाय I, ये हमारा I आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 110 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 11, ये हो जाएगा 1040 आंसर, ठीक है। 40 लगा दिया। ये मत करना भाई, गलत है, गलत है, एकदम गलत है। यहाँ पर P इज इक्वल टू वी आई तो यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? बताइए क्यों नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। दो ऑप्शन है यहाँ पर, लाडले, दो ऑप्शन है तेरे पास। क्या? या तो पढ़ ले या तो बाद में रो, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, एक ये है, और एक है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पूरी कहानी टिकती है I के ऊपर और R के ऊपर। I जो है भाई, ये पता, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। आप एक बात मेरे को बताओ, ये सब छोड़ो, वेरिएबल और ये सब छोड़ो, आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो है यहां से यहां हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। इफ V चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो क्या I सेम रहेगा? नहीं भाई, I को भी चेंज होना पड़ेगा। तो फिर आप I चेंज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो I की वैल्यू यहां फाइंड करी है वही सेम I की वैल्यू आप यहां नहीं डाल सकते, क्योंकि जो यहां फाइंड करी थी वो 220 वोल्ट की थी, अब जो यहां डालोगे वो 110 वोल्ट की। तो आपको P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा। करे क्वेश्चन सॉल्व? करो 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 सर, करते हैं। चलो पहले वाले में निकालते हैं। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, पहले में R निकालना है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। वी स्क्वायर अपॉन P कितना हो जाएगा? 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 बार, ये 1 1, ये 2 बार, ये 1 1 0, ये 1, 2 5 ज़ा 10, ये 2 5 ज़ा 10। 11 का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा 5, 5 और 5 10, और एक ये 6, 605 ओम आया। अब यहाँ पर कर दो वैल्यू पुटिंग में, यहाँ पर आपको वैल्यू है, दोबारा फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो भाई V की वैल्यू कितनी है? 110 मल्टीप्लाई बाय 110, R कितना अभी निकाला है? 605। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11, 11 1 11 0, कितना जाएगा? 20
वॉट। आंसर में देखा कैसे चेंज है, और दोनों ऑप्शन में गिवन थे आपको, पहले 40 आ रहा था वो भी था, मगर ये नहीं। क्लियर है? ऐसे पढ़ा दिया तो कौन बच्चा फेल होगा यार। हाँ, ये देखो क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू, वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। ओके, ठीक है, यहां पर कनेक्टेड है, जहां पर V आपको गिवन है 220, ठीक है। करंट आपको कितना दे रखा है, 600 मिली एम्पियर। बार बार बोला था मैंने, याद कर लेना, 600 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देना तो ये एम्पियर में चेंज हो जाएगा। पावर कितनी होगी, तो अब आप कर दो, पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ यूज करो ना, यहाँ किसने रोका है, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 600, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। एक जीरो से ये 2 0, एक जीरो से ये कैंसिल, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 और एक 13, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? बस। हाँ सही है, एकदम सही करा। यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो यहां आप कंफ्यूज पता काय में होगे कि सर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होगा, या फिर सर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होगा। ऐसा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना, और किसकी, करंट की दुश्मनी चलती है। क्या चलती है, दुश्मनी। तो ये एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, इनकी दुश्मनी चलती है, रेजिस्टेंस और करंट की। याद रखना मेरी बात। तो अब देख लो, I स्क्वायर अपॉन R नहीं होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, व्हाट इज करंट रिक्वायर्ड फॉर, करंट निकालना है आपको। आपको पावर दे रखी है 60 वॉट, और आपको V दे रखा है 240। अरे तो भाई P इज इक्वल टू वी आई, P अपॉन V इज इक्वल टू I। पावर 60 है, ये 240 है, 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। एकदम इतने जल्दी जल्दी आप भी करोगे, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी, मेरे को यहाँ पर आपको बताना है, एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपको सिखाना है। कितने घंटे का सेशन हो गया, 6:30, ओके, 1 घंटे 13 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी। अब सुनो मेरी बात, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर, कितना खर्चा होगा। आपको पावर दे रखी है, ये सब छोड़ो, आपको P दे रखा है कितना, 5 किलोवाट। आपको टाइम दे रखा है कितना, 10 घंटे पर डे फॉर 30 डेज, ठीक है। अब आपको पैसा दे रखा है, हमको कॉस्ट निकालनी है। अब मैं आपको सुनना मेरी बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूं, कभी भी आपसे कॉस्ट पूछे ना, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूं, अपने दिमाग में रखना। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। आप सभी को पता है, वर्क डन को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं। तो हमको एनर्जी तो निकालनी है, तो जो एनर्जी हमको निकालनी है ना, पहले तो एनर्जी निकालो, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, समझे, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब मेरी बात सुनना, इसमें आप हमेशा पावर की जो वैल्यू है वो किलोवाट में डालना, और हमेशा टाइम काय में डालना, आर में डालना। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद जो सीधा तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा किलोवाट आर में, एंड किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब कि फॉर एग्जांपल 20 किलोवाट आर आया, मतलब 20 यूनिट, आपको 1 यूनिट का पैसा दे रखा रहेगा, उसका मल्टीप्लाई कर देना सीधे। तो यदि तुम्हें इनकेस खुदा ना खास्ता 20 वॉट दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको किलोवाट में करने के लिए 20 से 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, ये इतना किलोवाट आ जाएगा। मगर अभी तो ऑलरेडी आपको काय में दे रखा है, किलोवाट में दे रखा है, तो आप सीधे क्यों इतना वो कर रहे हो, सीधे वैल्यू पुट करो ना। पावर कितनी गिवन है, 5, टाइम कितना है 10, आर में गिवन है, 30 दिन के लिए यूज करोगे, 30 दिन के लिए, तो ये कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 1500। मगर सुनो, गिवन दैट चार्ज, ये आ गया किलोवाट आर, ये आ गया किलोवाट आर, पर किलोवाट आर 4 रुपए, तो इससे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 5 चुके 20, 4 5 6, तो यहाँ पर 6000 उसका बिल आ जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला जो बता दिया वो क्लियर है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं,
ये वाला क्वेश्चन देखो, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द, ये तो भाई प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने, ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट करा था मैंने, पता है आपको। ND1 2025 का पेपर है, पेपर के 15 दिन पहले बच्चों को बोल दिया था ये सवाल आएगा, और मैंने उनको सीरीज अपॉन पैरेलल करवाया था, और यहां पर आया पैरेलल अपॉन सीरीज। बच्चों का खुद मैसेज आया था कि सर सेम सवाल एज इट इज। सुनो, बढ़िया सवाल है इसलिए मैं करवा रहा हूं, नहीं तो नहीं करवाता। दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, पहले पैरेलल में कनेक्टेड थे, ठीक है, फिर वो सीरीज में कनेक्ट हुए। अब हमको बताना है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, वो कितना होगा, ठीक है। हीट का हमको रेशियो बताना है। तो सुनो मेरी बात, जैसे ही हीट दिमाग में आता है, हीट से हमको क्या दिमाग में आता है, सर हीट होता है I²RT। ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, और ये बना कैसे है, ये बना है V = W/Q, ये भी नहीं लगेगा। तो फिर सर हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये दोनों नहीं लगेंगे। रीजन क्या है पता है, रेजिस्टेंस वगैरह आप खुद देखो, लिसन टू मी केयरफुली, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कॉमन सेंस बता रहा हूं, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, तो वो तो वैसे ही कट हो जाएगा ना, तो इसलिए आप इसके झमेले में क्यों पड़ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो यही टर्निंग पॉइंट था, यही मैंने बच्चों को बताया था कि इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं होगी, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा लगेगा, यहां पर बच्चे लगेगा पहले पावर = वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, और इस क्वेश्चन में एनर्जी कौन सी है, हीट। तो हीट किसके बराबर आ जाएगी, हीट = P × T। एक निकाल ले पैरेलल की, एक निकाल ले सीरीज की, बात खत्म। कैसे, ऐसे निकालोगे कि H = पावर कितनी है, पावर को कैसे लिखोगे, V²/R लिखोगे, सर V²/R। टाइम को आपने ×3 लिख दिया, इस R की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, बस और क्या, एकदम क्वेश्चन ही सॉल्व। तो अब आप एक बात बताओ, आपको चाहिए पैरेलल एंड सीरीज, तो हीट इन पैरेलल अपॉन हीट इन सीरीज, हीट का फॉर्मूला क्या निकाला, V²/R मल्टी, तो V², सुनना ध्यान से, V² अपॉन पैरेलल में कितना होगा, पैरेलल में दो कंडक्टिंग वायर है, पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा, R और पैरेलल R/2, V²/R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, V²/R यहां पर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, सुनो मेरी बात यार, तुम समझो, एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ, इतना करके तुमको क्यों करवाऊं यार, सुनो मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, वो पैरेलल और सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो पैरेलल में भी हीट रिलीज हुई है, सीरीज में भी हुई है, आपको उन दोनों का रेशियो बताना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हीट का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने देखा ये, ठीक है, P × T, पावर की हमने वैल्यू डाल दी, तो V, अब पावर की वैल्यू क्यों डाली, V²/R, ठीक है, हम पावर = VI भी डाल सकते थे, सर पावर = I²R भी डाल सकते थे, हमने V²/R क्योंकि V डालना, देखो V हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका जिक्र हो गया, और R क्यों है, हमको एक ऐसा फॉर्मूला उठाना है, समझो, एक ऐसा फॉर्मूला उठाना है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी हो और सीरीज पैरेलल, मतलब समझ रहे हो, सीरीज पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस भी हो, तो एक ऐसा फॉर्मूला ऑफ हीट दैट कंटेन्स क्या, बोथ V एंड R, तो ऐसा बनाना पड़ता है, ये बना दिया हमने, ये इतना तो क्लियर था। तो अब यदि अपन सीरीज में बात करें, दोनों यदि सीरीज में कनेक्टेड है, तो R की वैल्यू कितनी होने वाली है, R इन सीरीज इज गोइंग टू बी 2R, यदि ये पैरेलल है,
ऐसे, तो पैरेलल में कितना होने वाला है, r/2, ये r/2 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, आप निकाल लेना, यही आएगा। अब आप सीधा रेशियो निकालो, कितना हमको निकालना है, रेशियो ऑफ पैरेलल एंड सीरीज। तो कैसे निकालेंगे, हीट इन पैरेलल कितनी हो जाएगी, हीट का फॉर्मूला था v² अपॉन r, तो r/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, कैसे, ये अभी अपन ने निकाला। ठीक है, अब यहां पर हीट इन सीरीज v² अपॉन 2r, 2r हो जाएगा, बिल्कुल सर 2r हो जाएगा। सही है, 2r है, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय टी, टी से टी कैंसिल। ठीक है, अब सुनना क्या होगा, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2v² अपॉन r अपॉन v² अपॉन 2r, ऐसा होगा। v² से v² कैंसिल, r से r कैंसिल, ये 2 उठाकर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? देखो कभी भी ऐसा होता है ना, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये ऊपर वाले के पास जाता है और ये नीचे वाले के, मतलब a कैसे, ऐसा क्यों होता है यार, रेसिप्रोकल होता है ना, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी, ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। तो ये इसके पास, ये इसके पास। यदि सुनो a अपॉन बी होल अपॉन सी है, तो क्या आप ऐसा क्यों बोले भैया कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अपॉन में 1 है, वो बात वही हो, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी, ऐसा हो गया। सर यदि ऐसा हुआ जो कि इस क्वेश्चन में कि 1 है, a अपॉन बी अपॉन सी, तो आपने इसको ऊपर क्यों भेजा है, फिर ये बड़ा वाला डिवाइड है, तो a मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, ऐसा ये ऊपर चला गया। समझे? इस प्रकार से मेरे को बताना क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे, सेशन कैसा लगा, काफ़ी बढ़िया सेशन था कठिन था मगर मज़ा आया कि नहीं। ठीक है, दिस इज द रियल कंटेंट दैट वन शुड कंज्यूम। चलो, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।